तो इन टुडेज़ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपको चैप्टर के जो आप हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बजाय आपको सॉल्यूशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही थी। सो उन न्यूमेरिकल्स को आज हम डील करेंगे। सो उन न्यूमेरिकल्स का जो एक्चुअली द बेसिक पर्पस इज़ दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। अब जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा इसके डिटेल में तो मैं जब जाऊंगा, बट टुडे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट, प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का proportion means something that is in the fraction or like written as like this: 1:1, 2:2, 3:3, or as we can also write this 3:4, 1:3, 1:2। ये हमारे पास proportion ratios होते हैं। और अदर as we can write this factor as 1/1, 2/2, 3/3, 3/4, 1/3 और 1/2। तो इसमें से हमारे पास ये सॉल्यूट होगा और ये नीचे हमारे पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस? सो लेट्स टॉक अबाउट सम components of the concentration unit. So first of all we have a percentage. तो परसेंटेज अगर हमें दी हुई हो सॉल्यूट की या सॉल्यूशन की, तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेशंस यूनिट्स का अप्लाई करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सो परसेंटेज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की परसेंट होगी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज क्या है? द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब गौर से सुनना, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दो तरीक़ों की हो सकती है, मे बी इन द मास और मे बी इन द वॉल्यूम। या तो हमें मास की फॉर्म में दी होगी या हमें वॉल्यूम के फॉर्म में दी होगी, ठीक है। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। हमारे पास 4 डिफरेंट वेज होते हैं। हम चारों डिफरेंट वेज को हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, बट मैं अभी इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। परसेंटेज मास अपॉन मास, यानी कि मास इज़ टू मास या मास ओवर मास की परसेंटेज, और वी कैन एल्स राइट दिस परसेंटेज ऑफ मास ओवर मास। समझ आया? फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ मास ओवर मास, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मास। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका फॉर्मूला होगा, मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज बाय मास ओवर मास का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं अभी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यूनिट्स में। तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि मास, अभी मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट ऊपर होगा, सो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर जो दिया होगा डिवाइडेड बाय, अब गौर से सुनना, मास ऑफ सॉल्यूट दोबारा ग्राम्स के अंदर प्लस उसमें मैं ऐड करवा दूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जब कोई चीज़ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो, यानी कि कोई भी सॉल्यूट, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास? सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज़ नोन एज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ये नीचे वाली पूरी टर्म हमारे पास ये हो गई। उसके ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में होगा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, जो मैंने अभी ऊपर बताया था ग्राम्स के अंदर, और ये भी हमारे पास ग्राम्स में होगा, ठीक है। अब आपको अगर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ हो और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ हो और आपको परसेंटेज बाय मास टू मास निकालनी हो, तो सबसे पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे ग्राम्स के अंदर, दोनों को ऐड करके, फिर आप ऊपर लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स वाला और उसको मल्टीप्लाई करा दोगे 100 से। आई होप इन द 9th क्लास यू इवन हैव नॉर्मल कैलकुलेटर, तो नॉर्मल कैलकुलेटर में आपका ये न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर मैं इसकी एक और एग्जाम्पल दूँ बाय वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में आसान है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका ग्राम्स के अंदर होगा,
डिवाइडेड बाय, अब या तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लो या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करके लिख लो। सो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है आपके पास, ऐसा यूनिट के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब आपके पास लिखा हुआ है मास ओवर वॉल्यूम, तो इसका मतलब मास ऊपर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा वॉल्यूम। अगर मैं लिख दूँ वॉल्यूम ओवर मास, तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मास आ जाएगा। तो बस ये फ़र्क होता है कुछ एग्जाम्पल्स में। अच्छा, वॉल्यूम के एक और यूनिट बता दूँ मैं, मोस्टली जो वॉल्यूम आता है दैट इज़ इन द DM3। सो 1 DM3 इज़ इक्वल टू 1 लीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको DM3 में दिया हुआ है तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब की जगह DM3 लिख दोगे, यहाँ पर DM3 लिख दोगे। अगर आपको लीटर में दिया हुआ है तो आप DM3 और लीटर बोथ आर वन थिंग। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक पानी का गिलास है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर का मतलब 1 DM3 मैंने पानी लिया, ठीक है। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन ज़रूर आनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स तो मैं इसके आपको जब चैप्टर शुरू कराऊंगा जब भी कराऊंगा, बट अभी मैंने आपको इससे कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इसी तरह मोलैरिटी अगर मैं बताऊं, मोलैरिटी आपकी बुक में वैसे इनसे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकती हो। सो मोलैरिटी का अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो मैं पढ़ाऊँगा जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, बट अभी मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाता हूँ। मोलैरिटी इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M इज़ इक्वल टू मास ऑफ, इसका फार्मूला गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, ग्राम पर मोल। मोलर मास निकालना हमने सीख चुके हैं हम केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डिवाइडेड बाय अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन DM3 के अंदर। अब यहाँ पर देखो, अभी जो हमने परसेंटेज में पढ़ा उसमें सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हो रहा था। अब जब हम मोलैरिटी आ गए, यानी कि हम परसेंटेज से उल्टा आ गए, अलग आ गए, तो हमारे पास DM3 में है। याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब मोलैरिटी में नहीं चलेगा और DM3 परसेंटेज में नहीं चलेगा। परसेंटेज में सेंटीमीटर क्यूब चलेगा और मोलैरिटी के अंदर अदर कैलकुलेशन के अंदर DM3 या फिर लीटर चलेगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला देखा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है ये बताओ, मास ओवर मोलर मास क्या होता है हमारे पास, मास ओवर मोलर मास, ये पूरी टर्म जो है मेरे पास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, पढ़ चुके हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर DM3। अब अगर मैं इसको और अच्छे फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट वैसे ही रहा जैसे पहले था फर्स्ट इक्वेशन में। आपको पता है डिनोमिनेटर के नीचे अगर एक और डिनोमिनेटर हो तो जो लास्ट डिनोमिनेटर होता है वो अगले डिनोमिनेटर ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। और वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, DM3 के अंदर, मोलर मास ग्राम पर मोल के अंदर होना चाहिए। और मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट होगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट ये किस में होना चाहिए, ग्राम्स के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप अपने फार्मूला को एनालाइज कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं आपके पास इन सबको समझने के लिए। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली मेरे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट होता है जिसमें हम कहते हैं M1 V1 इज़ इक्वल टू M2 V2 इज़ जस्ट लाइक द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, जो हमने फिज़िक्स में पढ़ा था। इसमें हमारे पास ये मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको M1 फाइंड करना है या फिर V1 फाइंड करना है तो V1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, M2 V2 ओवर M1। M1 फाइंड करना है सो M2 V2 ओवर V1, ठीक है। इस तरह आप करके डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का भी अप्लाई कर सकते हो। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द न्यूमेरिकल्स तो नहीं किया हमने, मगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को तो हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।